बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि जनाब स्टाम्प के ऊपर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब स्टाम्प क्या होता है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी लेना क्या होता है, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ। होता ये है कि बाज़ दफ़ा एक तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है, कानून ये कहता है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं। ये घर मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाई हुई है महकमा माल के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मेरे नाम पे फ़लाँ जगह पे मकान है या ज़मीन है, कोई चीज़ है ना, कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिखी पड़ी बात है जी, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी। कहते हैं कि कानून की ये रिक्वायरमेंट है कि जब टाइटल ट्रांसफ़र हो तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। आपने उसको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने से मुराद है रजिस्ट्री, जिसे सादा ज़ुबान में कहते हैं कि लिख पढ़ के बात करनी है। और लिख पढ़ के आपस में लिख पढ़ के नहीं, सिर्फ लिख पढ़ के बात की, गवाह डाले और जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने, आपने सब रजिस्ट्रार के सामने उधर पहुंच के तो जाके तो पटवारी, तहसीलदार, ये इसको महकमा माल भी कहते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, उधर जाके आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो फिर उसके सामने ये बात करनी है कि मैं बेच रहा हूँ, मैं ख़रीद रहा हूँ, ये गवाह हैं, सारी चीज़ें उसके सामने होंगी, मोहरें लगेंगी, कोई ठप्पे शप्पे लग के, तो फिर लिखी पड़ी बात उनके रिकॉर्ड के अंदर ये बात आ जाएगी, फ़लाँ बंदे ने ख़रीद ली, फ़लाँ ने बेच ली, ये मालिक था, इसका टाइटल था, अब इसका हो गया। तो ये है कानून की रिक्वायरमेंट। टाइटल बदलना है ना, आप ये मालिक था, मालिक बदलना है ना, किसी और को मालिक बनाना है, तो इसका तरीकाकार ये है कि रजिस्टर करवाएं, मोहरें लगनी चाहिए, जो उस पर रिक्वायर्ड जो फ़ीस है सरकारी वो पे की जाए, सारा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, उसके बाद पढ़ लिख के आसान अंदाज में किया जाए ताकि उसमें फ्यूचर में परेशानियां ना हो। दूसरा तरीकाकार जो गलत है वो क्या है कि स्टाम्प के ऊपर जगह ले लूँ, स्टाम्प के ऊपर जगह ली हुई है तो उससे ख़रीद लूँ। अब स्टाम्प के ऊपर जगह क्या होता ये है कि स्टाम्प पेपर लेके आओ जी, मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये मकान बेच दीजिए, आप ये मुझे प्लॉट भेज दीजिए। ठीक है, बेच देते हैं। कितने का बेचना है? मैंने जनाब 30 लाख का बेचना है। अच्छा, 30 लाख का, ठीक है, पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, हो जाएगा। वो पैसों का अरेंजमेंट करता है। अब ये कहता है स्टाम्प लिख देते हैं, टेंशन ही नहीं लेनी, स्टाम्प लेके लिख के मैंने इसको बेच दिया है, इतने पैसे ले लिए हैं, तो ये लो, उसने पैसे दे दी। अब मैंने जो अर्ज़ किया कि कानून की रिक्वायरमेंट क्या थी कि लिख पढ़ के कि आपका इंदराज हो महकमा माल के अंदर। जब महकमा माल के अंदर इंदराज तब होगा जब रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री जब होगी तो टैक्स लगेंगे। अब टैक्स से बचने के लिए बाद में लोग कहते हैं नहीं छोड़ो, क्या फ़ीसें पे करनी है, 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, 2-3 लाख रुपया ऐसे ही ऊपर लग जाएगा, फ़ायदा क्या, छोड़ो। तो ये छोड़ो करके तो वो एक स्टाम्प सा उससे लिखवा लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है स्टाम्प की? ऐसा उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कानून कह रहा है कि अगर टाइटल बदलना था, वो मालिक था, अब आपने मालिक बनना है, तो आपको क्या करना था? लिख पढ़ के सरकारी इदारे में जाके, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाके उधर कोई पैसे ले लिए, दे दिए, गवाह लिख पढ़ के सारा हिसाब किताब करके इंदराज करवा के, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी कर रहे हो। उसने स्टाम्प ला के लिख दिया है, आपने कबूल कर, पैसे उसको दे दिए। अब कल को कोई परेशानी बने, आप बेच नहीं चाहते हो, आप कहते हो मैं आगे मैंने ख़रीदा है, मैं बेचता हूँ, तो अगला बंदा कहेगा कि आपके नाम पे है, आप उसको स्टाम्प पेपर, ये देखें स्टाम्प लिखा हुआ है मैंने ख़रीदी है। स्टाम्प काफ़ी नहीं है, स्टाम्प सबूत तो नहीं है, मालिक तो नहीं बने आप। मालिक कब बनोगे? मालिक तब बनोगे, टाइटल जब आपके नाम पे तब मुंतकिल होगा कि उसका तरीकाकार रजिस्ट्री करवाओगे। तो रजिस्ट्री आपने करवाई कोई नहीं, तो इसलिए आप मालिक ही नहीं है। तो जो किसी चीज़ का मालिक नहीं है वो बेच ही नहीं सकता, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते कानूनी तौर पे। वो आप जैसे ही कोई होगा तो वो ख़रीद लेगा, कहेगा अच्छा इसने भी टैक्स से बचा है तो चलो 30 लाख इसको देते हैं, आप उसको स्टाम्प लिख दो, वो आगे किसी को उसको इस तरह का कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा, वो भी स्टाम्प लिख के, तो आगे वो 20-30 बंदे ख़रीद चुके होंगे। जाके जब भी हम तहसीलदार के पास जाएंगे, पटवारी के पास जाएंगे, फ़लाँ मकान है, और उसने कहा वो जो पहला मालिक था ना उसी के नाम पे है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड में तो चेंजिंग हुई नहीं।
तो आप आगे स्टाम्प लेके उससे आगे उससे आगे उससे आगे वो 100 बंदा खरीद, फ़ायदा क्या? मालिक कोई भी नहीं इनमें से बना। इसलिए चलता है मुआशरे के अंदर, लेकिन गलत है। आप मालिक नहीं बनते, गलत तरीक़ाकार है ये। क्या टैक्स से बचा जा रहा है। आमतौर पे ये करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ये काम कर लेते हैं, या वो इन्वेस्टर को छोटे वो करते हैं कि जनाब सिक्योर काम नहीं करते। वो कहते हैं यार हमने तो ख़रीदी है जगह और बेचने के लिए नफ़ा उठाएंगे तो बात ख़त्म। फिर उनका असूल ये भी होता है, वो कहते हैं जनाब स्टाम्प लिख दें। वो स्टाम्प लिख देते हैं कि जनाब इतने पैसे ले लिए, ये जगह इनको रजिस्ट्री करवा दूंगा जब ये कहेंगे, अपने नाम पे कहेंगे तो करवा दूंगा, किसी दूसरे के नाम पे कहेंगे फिर भी करवा दूंगा। ये कमिटमेंट हो जाती है। अब ये बंदा जिसने ख़रीदी है ना, ये स्टाम्प सादा से इस तरह का लिखवा लेगा, आगे फिर जिसको बेचेगा ना कहेगा डायरेक्ट उसके नाम पे रजिस्ट्री करवाओ, ताकि वो टैक्स पे उसको करना पड़े, मुझे बीच में टैक्स पे नहीं करने पड़े। 30 लाख की ली थी, मैंने 35 लाख की बेच दी, 5 लाख मुझे बच गया। ये जुगाड़ लगाया जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता को कमी बेशी हो जाए, मुकर ही जाए अगला बंदा, वो स्टाम्प की वो वैल्यू नहीं होती, तो आप फिर केसों में उलझे रहोगे कई सालों तक। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टाम्प के ऊपर प्रॉपर्टी के स्टाम्प लिख दिया तो जिससे ख़रीदा उसके पास भी रजिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक सादा सा स्टाम्प है, ये काफ़ी नहीं है, उलझा देगा आपको केसों के अंदर। तो कई साल तक 20, 30, 40 साल तक आप केसों के अदालतों के धक्के खाते, फिर फीसें पे करनी पड़ेंगी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ज़हनी कोफ्त का आपको सामना करना पड़ेगा। तो राय हमारी यही है कि जो तरीक़ाकार कानूनी है वो अडॉप्ट करें। प्रॉपर्टी अगर ख़रीदनी है तो उसकी रजिस्ट्री करवाएं, लिखी पड़ी बात होगी, अब मालिक बने, फिर आगे फ्यूचर में अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। वो जब सेल करोगे तो महंगी बिक जाएगी। तो सिलसिला इस तरह चलता है, सिक्योर चलना चाहिए। खुदा न खास्ता आप बड़े समझदार हो तो आप जनाब इस तरह स्टाम्प पे प्रॉपर्टी ले लिया, आप मर जाओ, फोत हो जाते हो, ज़िंदगी का तो नहीं पता, बच्चों को किस चक्कर में उलझा के जा रहे हो। वो बच्चे भी ढूंढते फिरेंगे प्रॉपर्टी की तरह, महकमा माल में जाएंगे, उधर हमारे नाम पे कुछ भी नहीं होगा, तो वो केस करेंगे, वो अदालतों के धक्केबाजी ने हमारे लिए क्या कर दिया। तो इसलिए हमेशा कानून के मुताबिक चलिए। टैक्स की छोटी छोटी बचत करने के लिए ये मामला ना कीजिए। बाज़ बंदे वो कहते हैं जनाब ये लें पैसे, 30 लाख रुपया लें, ये प्रॉपर्टी है, ये लें 30 लाख रुपया, हमें मुख्तार आम लिख दें। वो मुख्तार आम का मतलब होता है मैं मालिक हूँ, मेरी जगह पे मैं इसको इख्तियार देता हूँ कि जिसको चाहे ये बेचे, इसको जो भी करे, इख्तियार दे दिया मैंने। तो बाद दफ़ा ऐसा मुख्तार आम लेके बड़े खुश हो रहे होते हैं, हमने पैसे सारे दे दिए, मुख्तार आम ले लिया, अब मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ। बेच सकता है, बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मुख्तार आम इसने लिया हुआ है, तो अगर वो बंदा मर जाए जिसे मुख्तार आम दिया है, तो मुख्तार आम वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बंदा परेशान हो जाएगा कि मुख्तार आम जिसने दिया है वो तो ख़त्म हो जाएगा उसकी डेथ के साथ ही। अब क्या होगा? अब दोबारा फिर उसकी बच्चों से जाके बंदा रिक्वेस्ट करता फिरेगा कि आपके अब्बा जी ने मुख्तार आम दिया था, मैंने पैसे दे दिए थे, तो प्लीज़ आप मेहरबानी करो। फिर वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम पे पहले लगी, सारे बच्चे कंसेंट देंगे, फिर वो प्रॉपर्टी आपके नाम लग सकती है। ना दें तो मुसीबत मुफ्त की एक आप गले डाल लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि सीधी सीधी बात करें, पैसे दें, सारे पैसे यूं कैश ना पकड़ा दें, बल्कि पैसे कुछ दे के जब एग्रीमेंट कर लेते हैं तो बाकी पैसे उस वक्त तक पूरी रकम ना दें जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए कि ये जनाब रजिस्ट्री करवा दे। उस वक्त रूबरू सब रजिस्ट्रार के सामने पैसे पे करके तो रजिस्ट्री करवाएं, काम ख़त्म करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।